सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज घंटी बजाओ कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस शो में हम हर वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, हर वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जनता के लिए बहुत जरूरी है, यानी आप लोगों के लिए। और आज इसीलिए हम बात करेंगे समाज में कट्टरता का बीज बोने वाले उस संगठन की जो अब सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। इस संगठन पर बहुत सारे आरोप है और नाम इस संगठन का है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई के नाम से भी जाना जाता है। और करीब 15 सालों से आरोप है कि देश में नफरत का एजेंडा यही पीएफआई चला रहा है। जैसे ही इस पर शिकंजा कसा गया तो इसने विरोध के लिए झंडा बुलंद कर लिया और हिंसा पर उतारू हो गया। दरअसल कल देश भर में आप जानते हैं पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई और उसी के खिलाफ आज इस संगठन ने केरल में बंद बुलाया। लेकिन बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसे केरल हाई कोर्ट ने भी गलत कहा है। अब सवाल यह है कि क्या वो वक्त नहीं आ गया है जब देश के खिलाफ साजिश रचने वाले इस संगठन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। पीएफआई की ऐसी विचारधारा थी जो कि मुसलमानों के प्रति एक जहर बोलने का काम कर रही थी। देश की बात करना चाहिए, फिजूल की बात अपने को करने से क्या मतलब। देश के खिलाफ कोई अगर फंडिंग करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि सरकार को नजर आती है तो वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। पीएफआई द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए केरल बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। तो बैन भी लगा देना चाहिए पीएफआई का। बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए, बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। सोचने की बात है कि जो संगठन मुस्लिमों के हक की लड़ाई का दावा करता है, अब उसी मुस्लिम समाज का एक तबका ये क्यों कह रहा है इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि वो गलत काम करते हैं तो बैन लगना चाहिए। बिल्कुल बैन लगना चाहिए उस पर। देश में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं लोग बाग, उन सब की ये धर्म बनता है, ये कानून का फर्ज बनता है कि अपने देश की और अपने लोगों की हिफाजत करें। हाँ, बैन तो लगना चाहिए। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस कट्टरपंथी संगठन का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पीएफआई पर हिंसा की टूल किट बांटने के आरोप लगते रहे हैं। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आरोप गलत नहीं है। केरल और तमिलनाडु से आई तस्वीरों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि पीएफआई नाम का संगठन सिर्फ और सिर्फ हिंसा का रास्ता ही जानता है। शुक्रवार सुबह कोल्लम की सड़कों पर निकली ये भीड़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों की है। जांच एजेंसियों की छापेमारी के विरोध में बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए इन लोगों ने पहले तो पैदल मार्च निकाला, लेकिन कुछ ही देर में ये भीड़ हिंसा पर उतर आई, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। इस बस को देखिए, जिसका आगे का पूरा शीशा तोड़ दिया गया है, हर तरफ कांच बिखरा हुआ है। इस बस को तब निशाना बनाया गया जब वो बस स्टैंड पे खड़ी थी। जाहिर है उपद्रवियों का मकसद ये संदेश देना था कि बंद के दौरान अगर कोई गाड़ी सड़कों पर नजर आई तो उसका यही हाल किया जाएगा, और यही हुआ भी। देखिए तिरुवनंतपुरम में इस ऑटो का क्या हाल किया गया। पीएफआई से जुड़े लोगों ने बंद के नाम पर सड़क पर चल रहे ऑटो पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सिर्फ ऑटो ही नहीं, प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चल रही थी, उन्हें भी निशाना बनाया गया। देखिए इस कार का साइड मिरर और एक शीशा तोड़ दिया गया।
कोची में सरकारी बस के साथ भी यही हुआ। बंद के दौरान बसों पर हो रहे ऐसे ही हमलों के डर से अलुआ में एक बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाता नजर आया। इस ड्राइवर को ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस इलाके में जगह जगह पथराव की खबरें आ रही थीं। पीएफआई के उपद्रवियों को पुलिस का भी कोई डर नहीं था। देखिए कैसे ये लोग पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियों को जबरदस्ती रोक रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने हर उस दुकान को निशाना बनाया जो खुली हुई नजर आई। इस दुकान में किस तरह तोड़फोड़ की गई है जरा देखिए। सारा सामान बिखरा हुआ है। ये पूरी भीड़ गुंडागर्दी पर उतर आई। पुलिस के रोकने के बावजूद ये लोग एक शोरूम के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते रहे। लगभग पूरे कोची में बंद के नाम पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच इस तरह की झड़प होती रही। एक दिन पहले ईडी और एनआईए की बड़ी कार्रवाई के बाद पीएफआई द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए केरल बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। हम कोच्चि से सटे अंगमलाई इलाके में हैं और यहां पर ज्यादातर दुकानें बंद नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, वरना ज्यादातर दुकानों के शटर बंद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही भी आम दिनों के मुकाबले बेहद कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है और सड़कें आप देखिए, ये एक मुख्य बाजार का इलाका है और बेहद कम संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। आज पूरा बंद है। बंद है कि दुकानों के शटर लगे हुए हैं, ताले बंद हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दुकानें बंद हैं तो ये समर्थन में बंद है। दरअसल लोग बताते हैं कि केरल में जब भी कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन बंद का आह्वान करता है तो लोग एहतियातन दुकानों को बंद रखते हैं और सड़कों पर कम निकलते हैं। बंद और बंद के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें केरल के कई शहरों से आईं। कोट्टयम में तो पीएफआई कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बावजूद ये लोग लगातार उग्र हो रहे थे। रास्ते में आने जाने वाली हर गाड़ी को वापस भेज रहे थे। चौराहों और गलियों में घूम घूम कर दुकानें बंद करवा रहे थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तो बीजेपी के दफ्तर के पास पेट्रोल बम से हमला किया गया। सवाल है कि बंद के नाम पर ये हिंसा क्यों की गई? क्या ये पीएफआई का सच सामने आने की बौखलाहट है? इसी तरह की हिंसा हाल फिलहाल में उन दंगों में भी नजर आई जिनके पीछे पीएफआई की साजिश का आरोप लगा। मुस्लिम युवाओं को भड़काना, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करवाना ही क्या पीएफआई की हिंसा वाली टूलकिट है? हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी कुछ नेता इस संगठन और उसकी हिंसा को सही ठहराने में लगे हैं। वो तो उनकी पार्टी का मामला, किसी भी पार्टी का कोई मसला होता है तो धरना प्रदर्शन करते ही, बाद में अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो फिर उनके पास इलाज ही क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको? दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पीएफआई का कच्चा चिट्ठा सामने आया, उसके बाद से ही सरकार ने इस संगठन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली थी और इसी कड़ी में 22 सितंबर को देश के 15 राज्यों में छापेमारी की गई। पीएफआई के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए और ईडी के 500 अफसरों ने 96 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेजों की बरामदगी के साथ साथ पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए टेरर फंडिंग की बात सामने आई। ये भी पता चला कि कुछ राज्यों में बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाए गए, जिनमें हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। और छापेमारी की सबसे ताजा वजह थी जुलाई में फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया वो आतंकी मॉड्यूल जो अगले 25 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। जांच एजेंसियों की छापेमारी और पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये आरोप और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने में सीधे तौर पर शामिल है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से पकड़े गए वसीम के पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एक डायरी और बैंक की पासबुक मिली है। पुलिस को उसके लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य भी मिला है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को पता चला है कि उसने कई पोस्ट धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली भी की हुई थी, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने संबंधी पोस्ट भी थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार पीएफआई के 4 नेताओं से अब तक की पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उनसे साफ है इस संगठन का मकसद मुस्लिमों को कट्टर बनाना था। गिरफ्तार किए गए लोगों ने माना कि मध्य प्रदेश में पीएफआई लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहा था। इन सभी आरोपियों को 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। यानी अगले कुछ दिनों में पीएफआई से जुड़े कुछ और राज सामने आएंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि नफरत का एजेंडा चलाने वाला ये संगठन इतने दिनों तक जो जहर फैला चुका है, जितने लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है, क्या वो पीएफआई के सच को देख और समझ पाएंगे? यही जानने के लिए हमने अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों से बात की और ये पूछा वो पीएफआई को सही मानते हैं या गलत। तो जवाब सुनिए। तो पहले आरएसएस बंद करो, उसके बाद पीएफआई बंद करो। देश में उत्पाद मचाता है उन सब संगठनों पर कार्रवाई होना चाहिए, फिर पीएफआई क्यों? क्या कभी आरएसएस से कभी ये सवाल किया गया है कि कभी तुम्हारा फंडिंग कहाँ से आया है? जो कल कार्रवाई हुई है वो एक समुदाय को लेकर टारगेट किया गया है। इन बयानों से साफ है कि पीएफआई अपनी जड़ें जमा चुका है और इसीलिए जरूरी है अब इस संगठन का पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाया जाए। केरल हाईकोर्ट कुछ समय पहले ही पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है। घंटी बजाओ में अब जरा बात बेरोजगारी पर सरकार के या सरकारों के दोहरे चरित्र की कर लें। जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक बेरोजगारों के बारे में कोई नहीं सोचता और जैसे ही चुनाव आते हैं तो नौकरियों के झूठे वादे शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर अब यही आरोप लग रहा है। राज्य में लाखों खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक भर्तियां नहीं की है और अब चुनाव से पहले नई नौकरियां देने का दावा शुरू हो गया है। इस तस्वीर में जितना तंज है उससे कहीं ज्यादा दर्द है, वही दर्द जो किसी की मौत पर होता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके सपनों को मार दिया गया है, अरमानों का गला घोट दिया गया है, एक अदद नौकरी की उम्मीद को खत्म कर दिया गया है। इसीलिए इन्होंने एक पेपर पर मध्य प्रदेश की भर्तियां लिखी, उसका प्रिंट निकाला, फ्रेम करवाया और फूलमाला चढ़ा दी। ये जो मध्य प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रिया है, समस्त भर्ती प्रक्रिया जिसमें व्यापम पीएससी से लेकर वर्ग 1, 2, 3 सारी भर्ती प्रक्रिया वो सर एक अर्ती के रूप में हो गई और हम भी एक अर्ती के ही है। हम जीते जागते एक मृत है। सरकार ने हमें ये बना दिया सर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाने वाले ये सारे वो युवक युवतियां हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकार ने भर्तियों को लटका रखा है।
हम पिछले 5 वर्षों से जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें कोई भर्ती नहीं मिली है। मैं खुद पिछले 4 वर्षों से MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। 2019 का मैंने मेंस दिया, मैं मेंस में पास हुई हूँ, इंटरव्यू तक पहुँची हूँ, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई जो है स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर पूरे राज्य से आए युवा इंदौर में इकट्ठा हुए। यहाँ पिछले कई दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है। देखिए इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर क्या लिखा है। परीक्षा देकर रिजल्ट का वर्षों से इंतजार है, बधाई हो, ये मामा जी का चमत्कार है। मामा से यही गुहार है कि जो भी भर्तियां देने का उन्होंने आश्वासन किया है वो बस आश्वासन न रहने दे, जल्द से जल्द जो है वो भर्तियां पूरी की जाए। और बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मामा मामा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भांजे भांजियों की स्थिति इतनी दयनीय कर दी है कि वो मतलब न पढ़ पा रहे हैं सही से, ना है तो लोगों का सामना कर पा रहे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले चल रहे इस सत्याग्रह में शामिल होने आई डॉक्टर आकांक्षा जैन से मिलिए। वो अपने 5 साल के बच्चे के साथ यहाँ आई। उनका कहना है परीक्षा पास किए सालों बीत चुके हैं, पर सरकार नियुक्ति देने को तैयार नहीं। 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका 19 में एग्ज़ाम हुआ, 20 में रिजल्ट आया, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। इन्होंने पोस्टिंग 22,000 कुछ पोस्ट निकाली थी और 62,000 पोस्ट का शिवराज सिंह जी ने ट्वीट करके बोला था कि हम लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी, जिसमें से सिर्फ 18,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। कभी परीक्षा तो कभी भर्तियों को अटकाने की सरकारी नीति के कारण मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ में बढ़ रहा है बेरोजगारों का गुस्सा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। इसीलिए शिवराज सरकार ने इस गुस्से को शांत करने के लिए चुनाव से पहले 1 लाख नौकरियां देने का दाव चला है। 2013 में जब चुनाव हुए थे उसके पहले ही बहुत सारी वैकेंसी, जिसमें MP SI, MP पटवारी, कांस्टेबल, ये सारी वैकेंसी निकली। इन वैकेंसियों को उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना दिया। चुनाव आएंगे उसके पहले ये एक वैकेंसी देंगे 500,000 पद की, उस वैकेंसी को हम छात्रों को भर देंगे लाइब्रेरी और कोचिंगों में। ये चुनाव अपने जीतते हैं, सरकार बनाते हैं और वापस से हमें 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। हमारे पिताजी कैसे हमें पैसे भेजते हैं हम जानते हैं ये सारी चीजें, पर सरकार नहीं समझ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि 1 लाख पदों पे भर्ती होंगी, लेकिन 1 लाख पदों पे क्या अभी तक मात्र अभी एक न्यूज़पेपर में आया था कि 5 से 10,000 पदों पे ही भर्ती हुई है और चुनाव का समय आने वाला है तो ये घोषणाएं हो रही हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले भी सरकार ऐसा ही करती रही है और हकीकत यह है मध्य प्रदेश में फिलहाल 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, जबकि राज्य के अलग अलग विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से स्टेट कैडर के 1,01,958 पद हैं और जिला और संभाग के 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही 45,767 पद खाली पड़े हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली पड़े हैं। मेरे से एक ने बोला कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए। विधायक खरीदने के पैसे हैं सरकार के पास, हर जगह सरकार गिरा देंगे उसके पैसा है। हमें आप सरकार बनाओ, 50 साल के लिए बनाओ, मतलब नहीं, लेकिन जो हमारी मांगे मूलभूत मांगे, हम क्या मांग रहे हैं आपसे। बेरोजगारों के इस गुस्से को विपक्ष भी हवा दे रहा है। 18 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम साल 1 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो इस आंकड़े को पूरा करने में 34 साल लग जाएंगे। तो इस तरह का भ्रम सरकार क्यों फैला रही है। 15 अगस्त के इस बार के उद्बोधन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्थापित किया है कि हम 3 स्तर पर रोजगार के अलग अलग प्रकल्प स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम सरकारी नौकरियां के दरवाजे खोलेंगे, जैसा आपने कहा कि लगातार उस पर काम चल रहा है और PSC के माध्यम से या बाकी भी डिपार्टमेंट्स में सरकारी रिक्रूटमेंट हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। इन्वेस्टमेंट लाकर, बड़ा निवेश लाकर हम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अब कौशल विकास पर जोर दे रही है और इसके जरिए 75,000 युवाओं को आर्थिक मदद भी दी गई है।
एक तरफ रोजगार देने के सरकार के वायदे और दावे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, और इस सबके बीच में जगह जगह रोजगार की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन बता रहे हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती वाले होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही असली और नकली शिवसेना की जंग के बीच एक अहम पड़ाव शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली को लेकर लड़ाई थी। जीत मिल गई है उद्धव गुट को। अब शिवाजी पार्क में दशहरा मेला करने की 56 साल से चली आ रही शिवसेना की परंपरा को उद्धव गुट निभाएगा, और ये बड़ा झटका है शिंदे गुट के लिए। जिस मैदान ने 1966 में शिवसेना की पहली दशहरा रैली देखी, जहां गुजरे 56 साल से होता आ रहा है ये दशहरा मेला। दारूगढ़ भाई, दारूगढ़ में शिवाजी महाराज की श्रीमान उद्धवजी ठाकरे जिस दशहरा रैली के मंच पर ही बाला साहब ठाकरे ने अपने पोते आदित्य ठाकरे को राजनीति से परिचित कराया। जिस मैदान ने बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई दी, जहां बन रहा है उनका स्मारक। जिस मैदान से उद्धव ठाकरे ने सीएम की गद्दी संभाली, वो मैदान 2 साल कोरोना काल में तो त्योहार पर सूना पड़ा रहा, लेकिन अब जब मौका था फिर दशहरा रैली की परंपरा को आगे बढ़ाने का, तो शिवाजी पार्क का ये मैदान बन गया जंग का मैदान। दो फाड़ हुई शिवसेना में दोनों गुट कर रहे थे दशहरा रैली के लिए इस मैदान पर अपना अपना दावा। देने का है तो यस बोलो, नहीं देने का है तो नो बोलो। नहीं दिया तो भी दसरा मेला जगह पे होने वाला है। अभी असली शिवसेना शिंदे की है, मैदान भी मिलेगा, धनुष्यबाण भी मिलेगा, सब कुछ उनको मिलेगा। लेकिन उद्धव गुट को आखिरकार मैदान मिल गया है। गौरतलब है कि बीएमसी ने गुरुवार को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दशहरा रैली की इजाजत दोनों गुटों में से किसी को नहीं दी थी, लेकिन अब शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव गुट को यहां दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक आज उसको परमिशन दी गई हुई है। उसके बीच में जो ऑब्जेक्शन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का लिया था वो खारिज कर दिया गया है, और ये पुलिस को जिम्मेदारी दी है, ये हमको जिम्मेदारी दी है कि इस रैली को बहुत शांतता से की जाए। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारी परंपरा का, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा का विरोध करते हैं, आज उन सबको करारा जवाब मिला है। और इस फैसले पर जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, कोर्टाचा निर्णय आहे, त्याच्यावर काय प्रतिक्रिया द्यायची आहे, कोर्टाने सांगितलं त्याप्रमाणे प्रशासन करेल। शिवाजी पार्क से शिवसेना का लंबा नाता रहा है और अब इसी मंच से फिर से बजेगा 2 साल के अंतराल के बाद ये बिगुल, और इसी के साथ जीत के जश्न में डूब गए हैं मुंबई भर में उद्धव गुट के समर्थक। नवरात्रि का त्योहार देश के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है वो कहीं नहीं। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद कैसे तैयार हो रहा है गुजरात, अलग अलग शहर में कैसे लग रही है रौनक, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में दुकानें सजी हैं, गहनों और पोशाकों के साथ डेकोरेशन के सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। त्योहार के लिए मिट्टी के घड़े तैयार हो रहे हैं, हर कोने में उत्साह की लहर है, और अब एक बार फिर बच्चे और बड़े गरबा के रंग में डूबने को तैयार दिख रहे हैं। खेलैयास जो यहाँ पे खड़े हैं, दे आर सो एक्साइटेड कि 2 साल के बाद ये नवरात्रि आने वाली है। गरबा रस्से के इन दिनों में अलग अलग खूबसूरत चमचमाती ड्रेसेस में नजर आते हैं। चनिया चोली की तो खास डिमांड बढ़ गई है। 26 सितंबर से शुरू हो रहा त्योहार इस साल छोटे बड़े सभी व्यवसायियों के लिए राहत की तरह आया है। जेवरों से लेकर कपड़ों तक तरह तरह के सामान से दुकानें पटी पड़ी हैं। लोगों में भी उत्साह है और कलेक्शन भी हमने काफी अच्छा भर के रखा हुआ है। 2 महीने पहले से काम शुरू किया था, अभी तक 3-4 हजार गरबा बन चुका है। शॉपिंग के लिए आए, हमारे कॉलेज में भी इवेंट होने वाला है और इधर 2 साल के बाद होने वाला है नवरात्रि, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। मार्केट में इस बार अच्छा है, ज्यादा
भीड़ है, खरीदी कर रहे हैं। तो गुजरात इस बार नवरात्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही कोरोना से पहले वाले रंग में रंगा दिखेगा। घंटी बजाओ में मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।